हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट डिजीज की फंडामेंटल के अंदर। तो नेक्स्ट डिजीज है हमारी डायरिया। बहुत ही कॉमन है, ये भी बहुत बार सुना होगा, बहुत बार कॉमन डिजीज है, देखने को मिलती है अलग अलग कारण की वजह से। तो इन्होंने बताया है कि डायरिया जो होता है इज मैनिफेस्टेड बाय द फ्रीक्वेंट एब्लिकेशन ऑफ वाटर स्टूल। तो इन्होंने बताया कि डायरिया जो है वो हमारी बार बार होने वाला जो पतला जो मल होता है उसको हम डायरिया बोलते हैं, ड्यू टू इंक्रीज द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी। और वही जो हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यानी पेट या आंतों के अंदर बढ़ने वाली जो गतिशीलता होती है ना, जब वो बढ़ जाती है गतिशीलता, तब ये हमारी होती है इसमें रैपिड पासेज ऑफ द फीकल कंटेंट थ्रू द लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। और जब ये बहुत ही तेजी से पास होकर के कहाँ पर जाती है, हमारा जो नीचे वाला जो पाचन तंत्र होता है उस ट्रैक पर हमारी चली जाती है, निचले वाला यानी कि लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक पर ये चला जाता है। दिस रिड्यूस दिस टाइम अवेलेबल फॉर द लार्ज इंटेस्टाइन्स टू रीअब्जॉर्ब वाटर एंड द इलेक्ट्रोलिटी। तो इन्होंने बताया है कि जब तेजी से हमारा वहां से ये जाता है, यानी कि जो पतला जो मल होता है, जो ये अगर तेजी से वहां से जाता है, यानी कि नीचे वाला जो पार्ट होता है हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, जब इसमें मल तेजी से जाता है पतला मल, तो इसमें जो रीएजेक्शन करती है हमारी इंटेस्टाइन्स, तो उसको जो टाइम है वो बहुत कम मिल पाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन्स को बहुत ही कम टाइम अवेलेबल होता है रीएजेक्शन के लिए, दोबारा से वाटर को रीएजेक्शन करने के लिए। जो इलेक्ट्रोलिटी, जो हमारे पोषक तत्व जो हमारे होते हैं, इलेक्ट्रोलिटी बैलेंस हमारा, जैसे कि कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। तो इलेक्ट्रोलिटी और जो हमारा वाटर का रीएजेक्शन के लिए लार्ज इंटेस्टाइन्स को बहुत ही कम समय मिल पाता है, तो वो रिएजेक्शन नहीं कर पाती है, तो हमारा स्टूल जो है पतला रह जाता है, यानी कि वाटर जो उसके अंदर ही रह जाता है और स्टूल हमारा पतला हो जाता है। और वो बार बार जो है हमारा जो वाटर स्टूल है वो हमारा आता है। इट इज द नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भाई इसमें हमारी जो कंसिस्टेंसी होती है स्टूल की वो बहुत ही पतली हो जाती है, ठीक है। और इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में फॉर्मेट एंड मोर वाटरी, तो बहुत ज्यादा मतलब कि पतला हो जाता है मल। और इसमें जो डायरिया होता है वो उसमें इंक्रीज हो जाती है हमारी फ्रीक्वेंसी डिफेक्शन की, यानी कि डिफेक्शन भी जो वो भी बार बार होता है और ज्यादा मात्रा में होता है। और इसमें हाई वाटर कंटेंट डायरियल स्टूल आल्सो द कंटेंट ऑफ द म्यूकस। तो जब बहुत ज्यादा ही मात्रा में हमारा जो वाटर स्टूल जब होता है तो उसमें म्यूकस वगैरह भी आता है, यानी कि बलगम वगैरह भी निकलता है, ठीक है। तो कंट्रीब्यूट होता है इंक्रीज वॉल्यूम, तो इसमें जो इसकी जो वॉल्यूम होती है हमारी वो भी ज्यादा बढ़ जाती है, म्यूकस वगैरह जो इसमें हो जाता है मिक्स। तो इसमें आगे एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो हमारी दी है, यानी कि रेपिडिटी जो होती है, यानी कि बार बार जब हमारा मल पास आउट होता है तो उसमें क्या हो जाता है, रेक्टम कोज द रेक्टल ऑफ द डिस्टेंस। तो उसमें जो रेक्टम का जो एरिया हो जाता है वो फैल जाता है, जब बार बार मल पास आउट होता है तो रेक्टल का एरिया जो फैल जाता है। रिजल्ट क्या होता है उसमें, इंटेंस अर्ज टू डिफेक्शन। तो इसके फैलने के अंदर हमारा जो अर्ज अर्ज वाली जो डिफेक्शन की जो समस्या होती है वो होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसमें जो कलर होता है हमारा स्टूल का वो हमारा लाइट ब्राउन जो है वो दिखाई देता है, और कई बार येलो और ग्रीन भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके की समस्याएं जो है वो हमारे इसके अंदर आ जाती हैं। और एक साइड अगर इंटेंस देखा जाए तो अर्ज डिफेक्ट जो हमारे डिफेक्ट जो होते हैं तो उसके अंदर हमारा जो एब्डोमिनल क्रैम्प भी आ जाते हैं। इस तरीके की समस्या होती है जो एब्डोमिनल क्रैम्प, यानी कि पेट के अंदर ऐठन हो जाएगी, मन मचलने लगेगा, दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, जलन महसूस होगी, सेंसेशन होगा, जो एनस होती है उसके अंदर जलन महसूस हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट स्टूल जो है वो एसिडिक होता है, उसके जरिए जो है एसिड बाहर निकलते हैं। तो एसिड निकलने की वजह से क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंट पासेज ऑफ द एसिड, यानी कि बार बार जो एसिड जो है स्टूल के जरिए जब कैनाल से बाहर निकलते हैं तो उसमें क्या होगी, जलन हो जाएगी, वहां पर सूजन हो जाएगी। तो स्किन के अराउंड और एनस के अराउंड जो है वो जलन और सूजन हो जाएगी, तो बार बार एसिडिक पदार्थ वहां से निकलेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, लीड हो सकता है, यानी कि ब्लीडिंग आ सकती है स्टूल के अंदर, और ब्रेक डाउन हो सकता है, हमारे पेरिनियल जो टिश्यूज होते हैं वो हमारे टिश्यूज टूट सकते हैं और वहां से ब्लीडिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारी समस्या रहती है डायरियल के अंदर। और भी हमारे जो कोज हैं वो भी देखेंगे हमारे इसके अंदर। तो भाई अब हमारे आ जाते हैं डायरिया के कोज की भी, डायरिया के जो है कारण क्या होते हैं, ठीक है। तो इसमें पहले भी हमने कोज पढ़े हैं, इसमें अलग अलग प्रकार से दे रखे हैं अलग अलग ऑर्गन के हिसाब से। तो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन की वजह से ऐसा हो सकता है कि डायरिया जो होता है वो हमारा अगर म्यूकस डैमेज डैमेज हो जाए, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो टॉक्सिक यानी कि जहरीले पदार्थों की प्रभाव के कारण अगर म्यूकोसा जो होता है वो अगर डैमेज हो जाए तो डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि सैल्मोनेलाइसिस, ठीक है। और अल्सरेटिव कोलाइटिस, यानी कि हमारे कोलन के अंदर छाले वगैरह हो जाना। अमीबाज जो अमीबाज जो होते हैं वो, यानी कि अमीबा आपने पढ़ा होगा, सैल्मोनेलाइसिस हमारे बैक्टीरिया और वायरस होते हैं, या फूड पॉइजनिंग हमें हो जाती है तो उनकी वजह से भी दस्त वगैरह की समस्या हो सकती है। नेक्स्ट हमारा नर्वस टेंशन आ जाता है इसके अंदर। तो नर्वस टेंशन के अंदर इसमें टाइप हो जाती है हमारी इमोशनल और हमारी साइकोजेनिक जो डायरिया बोला जाता है। रिजल्ट क्या होता है इसका, एक्सेसिव स्टिमुलेट हो जाते हैं हमारे पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व सिस्टम होता है वो बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाएगा, और उसके उत्तेजित होने की वजह से हमारी जो मोबिलिटी होती है, जो गतिशीलता होती है वो बढ़ जाती है, और सेक्रेशन ऑफ द कोलन, और कोलन का जो सेक्रेशन होता है वो भी हमारा बढ़ जाता है, क्योंकि मानसिक रूप से अगर उत्तेजित होते हैं तो उससे क्या हो जाता है, हमारी जो कोलन होती है उसके अंदर भी सेक्रेशन या गतिशीलता बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये भी हमारा बहुत ही प्रभाव डालता है। डाइटरी हमारा
इंडिस्क्रिशंस डिस्क्रिशंस में क्या हो जाता है, जैसे कि इंक्लूड वेरी देयर ऑफ द टॉलरेंस ऑफ सम फ्लूड एंड फूड, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें किसी प्रकार का खाना या पेय पदार्थ होता है वो बर्दाश्त नहीं होता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एलर्जी होती है कुछ खाने से, सर्टेन कोई फूड खा लिया उसका जो रिस्पॉन्स आएगा तो क्या हो जाएगा, दस्त हो जाएगा और एलर्जी हो जाएगी उनको। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ खाने के पदार्थों से भी दिक्कत हो सकती है कि उन्हें खाते ही दस्त लग जाते हैं, या फिर वो कहते हैं कि हमें डाइजेस्ट नहीं होता या हमें फूड पॉइजनिंग होगी। तो फूड पॉइजनिंग का रीजन अलग रहता है, और कुछ खाने की चीजों की टॉलरेंस जो नहीं होती है, सहन शक्ति नहीं होती है, तो वो हमारी वजह अलग रहती है। ठीक है, कुछ मेडिकेशन ऐसी होती हैं, कुछ दवाइयाँ भी ऐसी होती हैं जिनकी वजह से दस्त लग सकते हैं। तो सब मेडिकेशन ऐसी होती है जो इरिटेंट होती है, हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक को इरिटेट करती हैं। कैन कॉज ऑफ द डायरिया साइड इफेक्ट, और जो हमारे साइड इफेक्ट जो उनके होते हैं उनकी वजह से डायरिया हो सकता है, जैसे कि एंटीबायोटिक लेते हैं और आयरन प्रिपरेशन के लिए देते हैं, यानी कि आयरन की जो गोली होती है या फिर हमारे एंटीबायोटिक जो दी जाती है उनकी वजह से भी कई बार दस्त लग सकते हैं। अब यूज ऑफ द कैथरेटिक्स, तो इसमें जो एक्सेसिव जो इरिटेशन होती है कोलन फ्रॉम द ओवर यूज ऑफ द कैथेट्रिक्स लीड्स ऑफ द डायरिया, तो ये भी एक तरीके के इरिटेशन वाले जो हमारे ड्रग्स होते हैं वो अगर कोलन में जाते हैं तो कोलन में बहुत ज्यादा मात्रा में जाने के बाद ये भी डायरिया लीड कर सकते हैं। तो इनके साइड इफेक्ट होते हैं दवाइयों के। मैकेनिकल कोज हमारे क्या हो जाते हैं, इनकम्प्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, यानी कि पूर्ण तरीके से रुकावट नहीं होती है, आधे तरीके से अगर किसी चीज की रुकावट हो जाती है हमारी बाउल के अंदर या इंटेस्टाइन के अंदर, तो वो भी हमारा कारण बनता है। टेटनोसिस हो जाता है, एडनोसिस हो जाता है, ट्यूमर्स वगैरह हो गया, तो ये हमारी बीमारियां हैं। टेटनोसिस वगैरह यानी कि इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेटरी है, बाउल के अंदर अल्सरेटिव जो चीजें होती हैं, यानी कि बाउल के अंदर किसी भी तरीके की रुकावट हो जाने की वजह से भी हमारी ये जो समस्या होती है ये हमारी हो सकती है बाउल के अंदर। तो ये मैकेनिकल कोज हो जाते हैं इसमें। तो ये सारे के सारे हमारे कारण है, किसी न किसी कारण की वजह से ये समस्या उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, डायरिया के कारण है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम, तो भाई अदर कोज के अंदर हमारे आ जाते हैं कि भाई जो हमारे और भी कुछ कारण हो सकते हैं डायरिया होने के। तो इन्होंने बताया मैं अदर कंडीशन कोज डायरियल सच माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, तो भाई कुछ ऐसे सिंड्रोम्स, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हमारी हो सकती हैं जिसमें हमारी जो कोलन होती है वो एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाती है, अवशोषण नहीं कर पाती है, तो ये भी कारण रहते हैं। पोस्ट वैगोटॉमी जो हमारी होती है, यानी कि किसी प्रकार की सर्जिकल जो चीजें हो जाती हैं, टेस्टिंग जो चीजें हो जाती हैं, और कोलन का इरिटेट हो जाना, या नेक्रोटिक यानी कि हमारे जो नशीले पदार्थ होते हैं, मादक पदार्थ होते हैं, उनको लेना बंद कर देते हैं, तो ये हमारी जो चीजें होती हैं ये दस्त का कारण बन सकती हैं। और डायरियल रिस्पॉन्स में भी द पार्टिसिपेटेड बाय द लैक्टेज डेफिशिएंसी, तो वही हमारी जो डायरियल प्रॉब्लम है वो हमारी लैक्टेज की कमी के कारण भी हो सकती है हमारे शरीर में। और ग्लूटन इंटॉलरेंस और स्पेसिफिक फूड एलर्जी, तो ग्लूटन ग्लूटन किस में पाया जाता है, गेहूं में पाया जाता है। तो ग्लूटन सब्सटेंस जो होता है अगर वो किसी से बर्दाश्त नहीं होता है, उसकी क्षमता इतनी नहीं होती है ग्लूटन सब्सटेंस को पचाने की, तो स्पेसिफिक ये फूड एलर्जी बोली जाती है। तो बहुत सारे लोगों को गेहूं खाना बंद इसीलिए बताया जाता है क्योंकि उसमें ग्लूटन होता है और वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता है और उनको एलर्जी हो जाती है। तो ये हमारी जो है डायरिया की चीजें होती हैं, इनसे डायरिया जो है वो तो होता ही होता है, और हमारी जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है वो हमारी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम, तो अभी इसके अंदर हम देखेंगे नर्सिंग केयर कि भाई नर्सिंग केयर जो है वो हमारी कौन कौन सी की जाती है और नर्स ने किन किन बातों का ध्यान रखना है डायरिया के अंदर पेशेंट को। तो उसने सबसे पहले बताइए रिप्लेसमेंट ऑफ फ्लूड, तो भाई फ्लूड की रिप्लेसमेंट उन्होंने जरूर करानी है। वो फ्लूड की रिप्लेसमेंट और इलेक्ट्रिलिटी जो होती है उसकी रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट इन द सेंस कि जो फ्लूड लॉस हुआ है, जितना भी पानी का नुकसान हुआ है, जितना भी इलेक्ट्रोलिक बैलेंस हमारा खत्म हुआ है, तो बॉडी शुड बी द रिप्लेस्ड इमीडिएटली द प्रिवेंट शॉक एंड कोलैप्स ऑफ द क्लाइंट। तो क्लाइंट के अंदर पानी की कमी की वजह से जो भी उसे दिक्कत हुई है तो इमीडिएटली उसकी रोकथाम करनी है, यानी कि डिहाइड्रेशन को ना हो और कमजोरी उसके अंदर ना आए, तो उसके क्लाइंट की देखभाल करनी है। जो फ्लूड का लॉस हुआ उसकी जगह दूसरा फ्लूड हमने उसको तुरंत देना है। और जो ओरल फ्लूड होता है टॉलरेटेड बाय द क्लाइंट, तो हमें क्या देना है पेशेंट को, जो है उसी टाइम ओरल फ्लूइड देना होता है। और वो जो फ्लूइड होता है वो हमारा मतलब कि बहुत ज्यादा मात्रा में दिया जाता है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में फ्लूइड जो है पेशेंट को देना चाहिए ओरली। और मार्क ऑफ द डिहाइड्रेशन, अगर डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा है तो आई फ्लूइड किससे देंगे, आईवी के जरिए, आईवी के रूट से भी फ्लूइड दिया जा सकता है अगर बहुत ज्यादा मात्रा में लॉस हो गया फ्लूइड का तो। ठीक है, और नहीं तो हमने क्या करना है, जो प्रॉब्लम है उसको कम करना है और फ्लूइड ज्यादा मात्रा में देना है, और बहुत ही ज्यादा मात्रा में तो आईवी रूट से दिया जाएगा। पोटाशियम लॉस होता है इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में डायरिया के अंदर। ठीक है, तो उसकी कमी पूरी करने के लिए पोटाशियम का फूड और फ्लूइड जो है पोटाशियम वाला वो इंक्रीज करना चाहिए खाने के अंदर, पोटाशियम ज्यादा मात्रा में दे। तो ये एक केयर हो गया। दूसरी में हमारा क्या जाता है, उन्होंने बताया स्मॉल फ्रीक्वेंट फीडिंग करानी है, बैलेंस जो हमारी ब्लेंड फूड होता है वो देना है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, और हमारा थोड़ा थोड़ा करके उसको देते रहना है। और जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है पेशेंट की उसके हिसाब से वो उसके लिए मददगार रहे इस तरीके से आपने उसको भोजन देना है। अवॉइड करना फूड कंटेन जैसे कि मिर्ची वगैरह हो, मसाले वगैरह हो, एक्सेसिव ज्यादा गर्म हो, ज्यादा ठंडा खाना हो, तो इस तरीके की चीजें जो अवॉइड कर देनी है, क्योंकि ये हमारी जो पैरास्टाइलिसिस जो मूवमेंट्स होती है, सेटिमुलेट जो होता है हमारी उसके अंदर कॉलोनस स्टमक के अंदर जो हमारी जो लेयर होती है उसके अंदर जो बहुत ज्यादा मूवमेंट और उत्तेजना जो होती है
उसमें दिक्कत करती है, बहुत ज़्यादा उत्तेजना को बढ़ा देती है। जितनी ज़्यादा उत्तेजना बढ़ेगी उतने ज़्यादा क्या होगा, जो उसके अंदर पड़ा हुआ कोलन के अंदर पड़ा हुआ खाना बहुत जल्दी से आगे जाएगा और वो फिर वो डायरिया की समस्या उत्पन्न करेगा। तो इसमें क्या होता है, इस तरीके के खाने से बचना चाहिए जो कि पैरास्टाइलिसिस को का जो स्टिमुलेट होता है उससे बचे। तो नेक्स्ट उन्होंने बताया अरेंजमेंट करने चाहिए, यूज ऑफ द बेड पान और जो कमोड होते हैं वो इस तरीके से होने चाहिए, इस तरीके पर इसी जगह पर होने चाहिए कि पेशेंट जो है आराम से असेबल प्लेस पर होना चाहिए, कि जो आराम से आरामदायक स्थिति में जाकर के अपना स्टूल पास आउट कर सके। ठीक है, तो इस तरीके के अरेंजमेंट करना ये नर्स का काम होता है, और सारी फैसिलिटी देना और सभी चीजों में पेशेंट की सभी चीजों में हेल्प करना। तो ये हमारे नर्सिंग केयर के अंदर ये चीजें आ जाती हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। वही नेक्स्ट पॉइंट के अंदर इन्होंने बताया कि पेशेंट को अच्छी तरीके से वही एडुकेट रेस्ट, तो वही आरामदायक स्थिति के लिए बताना चाहिए कि रिड्यूसिंग द फिजिकल एक्टिविटी हेल्प द लेसिंग ऑफ द बाउल एक्टिविटी। तो इन्होंने बताया कि जिस तरीके से फिजिकल एक्टिविटी को अगर हम कम कर देते हैं तो वो हमारी मददगार साबित होती है, कि बाउल की एक्टिविटी भी उसके साथ ही कम हो जाती है। ज्यादा घूमते फिरते उछलते कूदते हैं तो बाउल की एक्टिविटी भी बढ़ी रहती है, और हम आरामदायक स्थिति में आराम से लेट जाते हैं तो बाउल की एक्टिविटी भी कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है साइकोलॉजिकल सपोर्ट। तो मानसिक रूप से सपोर्ट किस तरीके से देंगे, इस द कोज ऑफ डायरिया ऑफ द सस्टेंड एंजाइटी एंड क्लाइंट शुड बी द रिशोर्ड। अगर पेशेंट जो है अगर डायरिया की वजह से बहुत ज्यादा एंजाइटी में, बहुत ज्यादा चिंता में है, सेंसिटिव हो चुका है, तो उसको क्या करेंगे, उस क्लाइंट को आप रिसोर्ट करेंगे, इनके आश्वासित करेंगे और उसे मानसिक रूप से समझाएंगे और उसका साइकोलॉजिकल सपोर्ट आप जरूर करेंगे। ठीक है, तो ये भी हमारा डायरिया का कारण होता है, इसमें नर्स जो है इस तरीके से सपोर्ट कर सकती है उसको। और मेडिकेशन की वजह से भी हो सकता है, तो इसमें यूजुअल जो मेडिकेशन यूज की जाती है, एडमिनिस्ट्रेट की जाती है क्लाइंट को डायरिया के लिए ही, तो एंटी डायरेसिस होती है, यानी कि डायरिया को कम करने के लिए होती है। डेमोलिस्टेंट होते हैं हमारे, और एस्ट्रीजेंट होते हैं, और इसमें इंटेस्टाइनल्स जो एंटीसेप्टिक हमारे होते हैं, सेडेटिव्स होते हैं, और इसमें एंटीस्पाज्मोडिक होते हैं, यानी कि स्पाज्म को कम करने वाले, पेन को कम करने वाले। ठीक है, और इन्फेक्शन को कम करने वाले, और इंटेस्टाइन के मूवमेंट्स को कम्प्लीटली कम करने वाले, डायरिया को कम करने वाले। तो जितनी भी हमारी मेडिसिन होती है वो इसके अंदर यूज होती हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा डायरिया का जो हमारा टॉपिक है, और जो ये हमारी वीडियो है ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।